Hello and welcome everyone. This is Abhi Hashmi. So today we will proceed our lecture number first of chapter 6 life processes. So first of all, how do we tell the difference between what is alive and what is not alive? कौन सी चीज़ alive है और कौन सी चीज़ dead है, इनके बीच का common difference क्या रहेगा? Suppose a dog is running, a cow is chewing cud, a man shouting loudly on the street. तो ये कुछ common examples थे जिनके थ्रू हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें alive थी क्योंकि वो breathe कर रही थी, तो उसमें कोई rocket science नहीं थी, ये common sense से बता सकते हैं. बट वॉट अबाउट प्लांट्स, हाउ डू वी केम टू नो डेट दे आर अलाइव? तो कुछ लोगों ने कहा कि वो ग्रीन थे इसलिए वो अलाइव थे, बट कुछ प्लांट्स तो ग्रीन के अलावा भी होते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए कहा गया कि वो टाइम के साथ ग्रो करते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि वो अलाइव हैं. दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो डेट दे आर अलाइव. In other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, are common evidence of being alive. अलाइव रहने का कॉमन एविडेंस ये दिया गया कि वो टाइम के साथ ग्रो करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो अलाइव हैं. बट प्लांट्स विजिबली शो नहीं होते हैं कि वो ग्रो कर रहे हैं, और कुछ एनिमल्स तो ऐसे भी होते हैं जो ब्रीथ करते हुए विजिबल मूवमेंट उनमें कुछ शो नहीं होता है. तो केवल विजिबल मूवमेंट इज नॉट इनफ फॉर डिफाइनिंग अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ. लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ को डिफाइन करने के लिए केवल विजिबल मूवमेंट को हम नहीं कह सकते. तो कुछ मूवमेंट्स होते हैं ओवर ऑन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल. मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई. तो कुछ मूवमेंट्स नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल्स पे होते हैं. मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल, दीज मूवमेंट्स आर नेसेसरी फॉर लाइफ, और ये मूवमेंट्स लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है. द लिविंग ऑर्गेनिजम्स are well organized structures. They can have tissues have cells have smaller components in them and so on. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा गया तो उनमें ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स थे, टिश्यूज़ में प्रेजेंट थे सेल्स, और सेल कंटेन कर रहे थे कुछ और भी कंपोनेंट्स को. बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, दिस ऑर्गेनाइज ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर्स इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम. इफ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव. तो एनवायरनमेंट के इफेक्ट के कारण ये जो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स थे ये ब्रेक डाउन होने लगते हैं, और इनके ब्रेक डाउन होने से जो ऑर्गेनिज्म था वो ज़्यादा देर तक अलाइव नहीं रह पाएगा. तो इसीलिए लिविंग क्रिएचर्स क्या करते हैं? लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर. सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम. तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो समय के साथ रिपेयरिंग करते रहते और उनका मेंटेनेंस करते रहते कि उनका स्ट्रक्चर ख़राब ना हो. इसी कारण कुछ मूवमेंट होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो चीज़ अलाइव है, उसमें कुछ मूवमेंट्स हो रहे हैं. तो जो प्लांट्स रहते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो ऐसे दिखते हैं. तो फर्दर हम देखते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं. The maintenance functions of living organisms must go on even when we are not doing anything particular. तो जब हम सो जाते हैं तो मर तो जाते नहीं हैं, ठीक है ना, तब भी लाइफ प्रोसेस चलती ही रहती है. द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस. तो यही प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेस कहा गया है, ये मेंटेनेंस के जॉब को. द मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन. एनर्जी इज नीडेड फॉर देम. तो इसको डैमेज से और ब्रेक डाउन से प्रिवेंट करने के लिए जो एनर्जी नीड होती है, कुछ एनर्जी नीड रहती है, तो ये एनर्जी दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, और ये एनर्जी आउटसाइड से नीडेड रहती है, ठीक है. सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो चाहिए, तो जो कि आएगी आउटसाइड द बॉडी से. तो इसके लिए अ प्रोसेस ऑफ टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड. तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी आती है फूड से. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. हम कहते हैं ना कि न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन क्यों चाहिए? इसी प्रोसेस के लिए चाहिए, ठीक है. If a body size of the organisms is to grow, additional raw materials will also be needed from outside. कुछ तरह के additional raw materials भी चाहिए अगर body का size grow हो रहा है तो. Since life on earth depends on carbon based molecules, most of these food sources are also carbon based, ठीक है. बहुत सारे कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पर ही अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो ये सब कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स ही हैं. डिपेंडिंग ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस. तो सबकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग होने के कारण हर कोई अलग अलग कार्बन सोर्सेज का यूज़ करता है फॉर न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस.
The outside sources of energy could be quite varied. These sources of energy therefore needed to break it down or build up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for maintaining life structures as well as to the kind of molecules to the body needs to grow. समझ रहे हो? तो जो आउटसाइड से एनर्जी रहती है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पूरे में ब्रेक डाउन के. Oxidizing reducing reactions are some of the most common chemical means to break down molecules. तो कुछ ये जो oxidation reactions के through ही ये break down होता है. For this many organisms use oxygen sourced from outside the body. तो कुछ ऑर्गेनिज्म इसके लिए ऑक्सीजन का भी यूज लेते हैं आउटसाइड द बॉडी. द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेल्यूलर नीड्स इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन. इसी प्रोसेस को तो हम रेस्पिरेशन कहते हैं. ऑक्सीजन का ये भी यूज है हमारी बॉडी में कि वो फूड सोर्सेज को ब्रेक डाउन करता है. इन केस ऑफ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, तो ये रहा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जिसका कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है फूड को इनटेक फॉर द इनटेक ऑफ फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट. इन तीनों ही चीज़ों के लिए कोई भी एक स्पेसिफिक ऑर्गन की नीड नहीं रहती है बिकॉज जो इसका एंटायर सरफेस रहता है वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है. बट इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एंड हम जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही हैं, तो इनके जो भी सेल्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहते एनवायरनमेंट के, तो केवल डिफ्यूजन. अच्छा, ये जो सिंगल सेल रहते हैं ये डिफ्यूजन से ही सारे काम कर लेते हैं. बट इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट एवरीथिंग विल टेक्स प्लेस थ्रू डिफ्यूजन ओनली. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शन दे परफॉर्म. तो हर स्पेशलाइज फंक्शन के लिए एक अलग से बॉडी पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है. इट इज़ देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द इनटेक ऑफ फूड एंड ऑफ ऑक्सीजन विल आल्सो बी द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज. इट इज़ देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द, तो ये 2 बार रिपीट हो गया. However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organisms while all parts of the body needed them. तो जो फूड है और ऑक्सीजन होती है वो एक ही जगह से इनटेक हो रही है while all the parts of the body needed them. तो this situation creates a need for the transportation system of carrying food and oxygen from one place to another in the body. तो इनको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कई तरह के सिस्टम क्रिएटेड हैं बॉडी में टू ट्रांसफर इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. When chemical reactions use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but even be harmful. तो ये जो chemical reactions के कारण जो carbon source and oxygen for energy generation they create byproducts, तो इनके कारण कुछ byproducts बनते हैं जो ना कि केवल useless है बल्कि body के लिए harmful भी है, तो इनका निकलना ज़रूरी है. These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by the process called excretion. और इनका removal की जो process रहती है उनको हम कहते हैं excretion. A specialized tissues for excretion will be developed while means that the transportation system will be needed to transport waste away from the cells to the excretory tissue. तो ये cells जो waste material develop कर रहे हैं उनके excretion के लिए एक अलग से transportation system प्रेजेंट होता है. तो यार इसी के साथ हमारा फर्स्ट लेक्चर ख़त्म होता है. तो आप देख रहे होंगे अब हमारा इंटरेक्शन भी होने लगा है बिकॉज अगर इंटरेक्शन अच्छे से हो तो अच्छे समझ में आता है. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई यूज़ दिस. तो होप आपको अच्छा लगा होगा. पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.